हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। अवतल दर्पण के लिए बच्चों हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, कभी कभी तो अवतल दर्पण देता ही नहीं है, कभी कभी आ जाता है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। चाहे आप अवतल दर्पण को लेकर चलो, चाहे उत्तल दर्पण को लेकर चलो, जो आपका वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में दोनों में समान आंसर आता है, मतलब दोनों में समान संबंध आता है। बस थोड़ा सा दर्पण चेंज है तो कहीं ना कहीं इसका मेथड भी चेंज होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग अवतल दर्पण के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं बेसिक चीज लेकर चलूंगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या आप समझाने वाले हो सर। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, है ना। जैसे हमारे पास यदि परावर्तक पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, उभरा हुआ है, ठीक है, गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या? उत्तल दर्पण। लेकिन बच्चों जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है, दबा हुआ है, तो ये जो हमारा कहलाएगा अवतल। क्या? अवतल। तो यहाँ पर जो आपको दर्पण दिख रहा है वो अवतल दर्पण है। ठीक, इस डायग्राम में आपको ये P दिख रहा है। P मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव क्या कहलाता है? दर्पण के मध्य वाला भाग, यानी मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई क्या है? दर्पण है। P इसका ध्रुव है। ये आपका बच्चों C क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास ये क्या है, एक प्रकार से दर्पण है, किसी न किसी गोले का भाग होगा, तभी तो गोली दर्पण कहते हैं। इन जैसे हमारे पास कोई गोला इस प्रकार से है, इसका एक छोटा सा भाग हम खंड के रूप में काट लें, यहाँ से काट लें, तो कुछ इस प्रकार से हमें एक छोटा सा दर्पण मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो दर्पण है किसी न किसी गोले का भाग होगा, उसी का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। सिंपल है। ये जो हमारा F है ये मुख्य फोकस है, या फोकस बिंदु है। जब हमारे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है, तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस या क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। सिंपल, एक एक चीज समझा रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। फिर से समझो, दर्पण हमारा एक्स वाई है, P इसका क्या है? ध्रुव है। ध्रुव का मतलब क्या होता है? दर्पण का मध्य वाला बिंदु। ठीक है, इसके बाद हमने C कहा वक्रता केंद्र है। ये जो हमारा बच्चों एक प्रकार से दर्पण है, किसी न किसी गोले का भाग होगा, और जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये F जो है बच्चों, ये फोकस बिंदु है या मुख्य फोकस है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है, परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वही उसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। यानी F हमारा क्या है? फोकस बिंदु है। चीजें क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों, तो परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे हमारे पास AB प्रकाश किरणें हैं, यानी कहीं ना कहीं से प्रकाश किरणें आ रही है, इस दर्पण से टकरा रही है, टकराने के फलस्वरूप बिंदु B से टकराने के फलस्वरूप F से होकर चली जाती है। परावर्तन हो रहा है ना बच्चों। सिंपल, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए F से ही होकर क्यों जाता है, कहीं और से जा सकता है? तो पहले ही कंसेप्ट आपको समझाया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है, C और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। बार बार बता रहा हूं एक चीज को, नहीं तो 3 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर दूं बच्चों, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला, मजा आने वाला है, कुछ चीजें आप सीख कर जाओगे। यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से समझो, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जब आपतित होती है तो ये डेफिनेट है कि परावर्तन के बाद फोकस से ही होकर जाएगा, इसलिए हमने इसको फोकस से होकर ले गए हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर फोकस से ही होकर क्यों ले गए, अन्यत्र जगह से आप ले जाते। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको बेहतर रूप से समझाया है कि बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु से होकर जाती है वही उसका मुख्य फोकस है, उसी को तो हम मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो फिर यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां से भी जाता वही उसका फोकस बिंदु कहला जाता। तो ये हमारा फोकस बिंदु है। तो प्रकाश किरणें आपतित हुई, AB आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है, परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर चला जाता है। अच्छा, जब प्रकाश किरणें किसी सतह पर आपतित होती है
और फिर उसी सतह से टकरा करके वो वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं। प्रकाश किरणें AB आपतित हुई, परावर्तन के फलस्वरूप चली गई, तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है। इसके बीच में अभिलंब होता है एक, जिससे हम यहाँ पर B और C को मिलाते हैं तो अभिलंब का काम करता है। ठीक है, अब चीजें थोड़ा सा और समझना है बच्चों। यदि मैं आपसे कह दूं कि ये जो कोण है ये I के बराबर होगा, तो बिल्कुल आप सिंपल कह सकते हो हाँ सर ये I के बराबर हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तीसरी रेखा काटे तो वो जो कोण होते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं बच्चों, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूं आपको। दो यदि मान लीजिए समांतर रेखाएं हैं, उसको तीसरी रेखा काटे तो भाई साहब जो ये कोण होते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे 1 2 मैंने दे दिया, 1 और 2 एकांतर कोण है। यहाँ पे इसको मैंने 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, तो 3 और 4 भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब ये होता है कि भाई साहब दो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, उसको तीसरी रेखा काटे तो अंदर वाले कोण एक दूसरे के जो व्युत्क्रम होते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये जो I है इसके बराबर होगा, ध्यान रखना, आगे चलकर हमें जरूरत पड़ेगी। कुछ बेसिक चीज था हमने समझा दिया, अब मजा आएगा आगे के ट्विस्ट देखो भाई साहब। हमने कहा x y एक दर्पण है, बिल्कुल अवतल दर्पण है, P उसका ध्रुव है, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र है। अब एक चीज और आपसे मैं ये कह दूं कि जो भाई साहब F यानी हमारे पास मुख्य फोकस और इसके बीच की दूरी तो स्मॉल f होती है बच्चों। यदि हम C और P के बीच की दूरी बोलें, यानी हमारे पास जो बच्चों यहाँ पे C वक्रता केंद्र है और P मुख्य अक्ष का ध्रुव है, तो ध्रुव और C के बीच की दूरी को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या, और ये हमारा हो गया फोकस दूरी। C और P के बीच की लंबाई R वक्रता त्रिज्या, यानी कहने का मतलब ये जो गोला है, मतलब एक छोटा सा दर्पण है, जिस गोले का भाग होगा उस गोले की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मैं इसीलिए एक एक क्रम से आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करता हूं कि भले ही बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा कम वीडियोस प्रोवाइड करूं, लेकिन बेहतर रूप से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कहीं पे आपके मन में डाउट ना रह जाए बच्चों। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि एक प्रकाश किरण AB है, वो आपतित होती है और परावर्तन के बाद F से होकर चली जाती है। यदि हम B और C को मिला दें, तो जो हमारा BC है दर्पण के बिंदु B पर आपतित अवलंब होगा। मतलब ये हमारे पास जो B और C को मिलाते हैं तो यही जो BC है बिंदु B पर आपतित, मतलब अभिलंब यहाँ पर कहलाएगा ना, क्योंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब का जो बिंदु है B है ना, जो भी अभिलंब का बिंदु होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। चीजें क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहां से बात करेंगे बच्चों कि यदि आपसे कह दें जो I का मान है R के बराबर है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। थोड़ा फिर से समझेंगे। I को मैं यदि कह दूं तो कोण आप कहोगे A, और फिर यहाँ पे B है बच्चों, ये B है, वही है B है ना, तो B बन रहा है, और C ये बराबर होगा किसके? R के बराबर होगा। R का मतलब ये हो गया CBF। क्या? CBF। ऐसा क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैं यहां से कह दूं भैया परावर्तन के नियम से, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों? नियम से जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण मेरे पास क्या है? ABC, आपको समझाया, CBF आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। इसके बाद मैं आपसे कह दूं कि जो AB है और CD ये दोनों समांतर है, और भाई BC जो है उसको मिला रही है, बिल्कुल मिला रही है। ठीक है, तो मैं आपसे यदि कह दूं कि AB समांतर है भैया एक किसके? PC के। P हमारा क्या है? ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, को एक रेखा मिला रही है। कौन सी रेखा? BC जो है रेखा क्या करती है? मिलाती है। और मिलाती है तो मैंने कहा भाई साहब दो समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से हो जाएंगे मैं आपको भी समझाऊंगा। एक आपका ABC बराबर कोण BCF, ये क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण थोड़ा समझना, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, डायग्राम में समझो। मैंने आपको बताया था ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, मतलब A
बी सी जो है वो आपका बच्चों बी सी एफ, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। वही चीज मैंने यहां पे किया है। अब थोड़ा समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। यदि यहां पर देखो ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी, तो मैं इसको यदि एक समीकरण दे दूं, इसको मैं दे दूं समीकरण 2, तब आप समीकरण 1 और 2 से कुछ संबंध देख रहे हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से, जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे, इसलिए मैं लिख सकता हूं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब ये आपको डायग्राम में ही मैं पहले भी समझा चुका हूं कि भाई साहब ये आपके पास दो कोण बराबर हैं और ये इसके बराबर है, मतलब आई भी इसके बराबर है, आई भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सिंपल है ना, दिमाग लगाओ। यदि इसका मान 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री, ये भी 5 डिग्री। जब दोनों 5 है तो सी और बी दोनों बराबर हैं। अब एक चीज और यहां पर हो गया, हमारे एक त्रिभुज हमारे पास, देखिए कौन सा त्रिभुज है, बी सी एफ। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ये चीज आप याद रखो। जैसे मैं इस त्रिभुज में बात करता हूं तो कोण ये और ये बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा बी एफ हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा सी एफ हो जाएगा। समझना थोड़ा सा, मैं आर के सामने वाली भुजा सी एफ लेकर चल रहा हूं और इसके सामने वाली भुजा बी एफ। ऐसा क्यों? यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अतः मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा था बच्चों। आप यदि लिखते चल रहे होंगे तो आप डायग्राम बना लिए होंगे अपनी कॉपी में, तो सी बी एफ मिला लो, है ना। इसमें जो हमारा एफ सी और एफ बी वो दोनों बराबर हो गए। एफ सी और एफ बी कैसे? मैंने आपसे कहा ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा ए है, आर के सामने वाला भुजा ए है, तो आप चाहो एफ सी और एफ बी या बी एफ और सी एफ कुछ भी लिख दो, ये दोनों बराबर हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक डाउट सिंपल है? अब थोड़ा समझना, इस डायग्राम से ही समझोगे, समय लगेगा लेकिन बेहतर रूप से आप समझोगे कि भाई साहब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब ये जो एक्स वाई है, द्वारक क्या है, द्वारक किसे कहेंगे? ये दर्पण है, दो सिरे हैं, इन सिरों को मिला दें तो जो रेखा की लंबाई होगी वही उसकी द्वारक कहलाती है। यदि हम x को y से मिलाएं तो जो भी हमारे पास इसकी लंबाई होगी द्वारक, ये अत्यंत छोटा हो तो ये b जो है ना p के अत्यंत पास में आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, क्या कह रहा हूं मैं, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है ना, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है बच्चों। अतः जो बिंदु हमारे पास B है वो दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा, निकट मतलब पास होगा। अपने भाषा में लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब जो हमारे पास एफ बी है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप समीकरण यहां पर देखो, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास बी एफ है या एफ बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना है थोड़ा सा बच्चों, चीजें क्लियर हो जाएगी भाई साहब जब आप बेहतर रूप से समझोगे। इसको आप समीकरण 4 दे दो और इसको आप समीकरण 3 दे दो। समीकरण 3 एफ सी या एफ बी, इसको मैं पहले भी बोला था भाई साहब कि बी एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी एफ बराबर पी एफ और बी एफ यहाँ भी है तो एफ सी है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बी एफ, तो ठीक रहेगा। मिलान करो, यहाँ पर एफ बी है ना तो यहाँ पे एफ बी ही रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहना चाहिए, बस हो गया। अब समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना, एफ सी बराबर एफ बी और यहाँ पर एफ बी बराबर पी एफ, मतलब यहाँ भी एफ बी यहाँ भी एफ बी, यानी पी एफ जो है एफ सी के बराबर हो जाएगा, पी एफ जो है एफ सी के बराबर हो जाएगा, एफ सी बराबर पी एफ हो गया, बराबर है। अब दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ
जोड़ने पर, जोड़ दो FC धन PF, और इधर PF आई है धन PF। PF और FC देखो, चित्र देखो भाई साहब, PF और FC, PF और FC मतलब PC, ठीक है, PC, और इधर 2PF। अब फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं डायग्राम से। मैंने कहा था P से C के बीच की दूरी को R, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, P से F तक को हम स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो PC हमारा क्या है, R है, और ये हमारा बच्चों क्या है, ये F है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2F। अब देखो ये माइनस में रहेंगे, माइनस माइनस कटेंगे तो R बराबर 2F हो जाएगा, या F बराबर R/2 हो जाएगा। ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हो गया। अब यहाँ पर चूंकि मैं लिख देता हूँ, चूंकि जो PF है वो कितना है, -F है, और जो हमारे पास PC है वो -R है। दर्पण की यदि हम बाएं साइड की बात करेंगे, हमेशा दर्पण की हमेशा बाएं साइड की बात तो ऋणात्मक चिन्ह लेकर चलेंगे, ध्यान रखना, और दर्पण के दाएं साइड लेकर चलेंगे तो धनात्मक चिन्ह लेकर चलेंगे। अभी हम ये जो F और हमारे पास जो R है वो बाएं साइड लेकर चल रहे हैं, यानी P से C तक की दूरी R, P से F यानी फोकस दूरी F, इसको हम बाएं साइड लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारा ये ऋणात्मक हो गया। तो बच्चों धीरे धीरे करके मैंने पूरा कंप्लीट ही करा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।